बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमारा लेक्चर कंप्यूटर का ICS पार्ट फर्स्ट है। लेक्चर नंबर 9 है हमारा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। हम लोगों ने सिस्टम और SDLC को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा था। भाई इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने जिस चीज़ को डिफ़ाइन किया था वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे। अब स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए थे कि भी सर हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से क्या करना है। तो बेटा आप लोगों ने इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से उसकी टाइप्स हैं 3। डेज़ी व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। इन सब में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला था अपनी स्पीड के हिसाब से वो लाइन प्रिंटर है। आप लोगों ने जस्ट उन टॉपिक्स को रीड करना है। रीड करने के बाद उनकी स्पीड दी गई है। भाई डेज़ी व्हील प्रिंटर जो है वो करैक्टर्स को डिस्प्ले करता है, डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो करैक्टर्स को भी डिस्प्ले कर सकता है और ग्राफिक्स को भी कर सकता होता है। इसी लिहाज से लाइन प्रिंटर, अब लाइन प्रिंटर उसकी स्पीड के हिसाब से नाम लिखा हुआ है कि लाइन प्रिंटर जो होता है वो पर लाइन के हिसाब से डाटे को प्रिंट करता है। अब डॉट मैट्रिक्स और डेज़ी व्हील प्रिंटर जो हैं वो पर कैरेक्टर के हिसाब से डाटे को प्रिंट करते होते हैं। तो आप लोगों ने जिस उसको रीड करना है बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट रीड करना है, उसमें से जो बात आपको समझ आ रही है जिसको आप लोग आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जस्ट वही चीज़ आप लोगों ने, डेफिनेशन हो गई और उसकी स्पीड हो गई कि भी उसकी स्पीड क्या होती है, जस्ट इतना ही आप लोगों ने करना है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस करना है बेटा वो है सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क विद ईच अदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं जो कि उस स्पेशल टास्क के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर हैं या फिर एम्प्लॉय हैं, एंड यूज़र हैं, समथिंग जो भी बंदे होंगे वो सारे के सारे उसी कंपनी के रेलिवेंट काम कर रहे होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो उस कंपनी से हट के या फिर किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा हो। तो हमारे पास जो सिस्टम होता है हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अगर हम लोग फिजिकली किसी और कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अपने अलग कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन हम लोग जहाँ जो डिस्कस करने लगे हैं वो कंप्यूटर का सिस्टम है कि अगर हम लोग कोई सिस्टम कंप्यूटर के अंदर डेवलप करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम बेसिकली होता क्या है और उसके अंदर उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल टास्क के ऊपर, एक ही स्पेसिफिक टास्क के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं जो कि उस स्पेशल टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसी के रेलिवेंट काम कर रहे होते हैं। ये चीज़ हमारे पास कहलाती है सिस्टम। डिफरेंट प्रोसीजर आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन द सिस्टम। आप साफ ज़रा बेटा कि हम लोगों ने उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं। हम लोग अभी टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास सिस्टम्स की टाइप्स हैं या फिर कौन कौन से सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से। तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर होंगे। अ प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म इन अ रेगुलर एंड स्पेसिफिक ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ टास्क। एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या फिर किसी भी सिस्टम के डेवलप करने की बात करेंगे तो उसके अंदर एक तो उसका स्पेशल पर्पस होगा। जब हम उसको डिफ़ाइन करेंगे या फिर उसको डिज़ाइन करेंगे तो उसका भी एक स्पेशल वे होगा जिसके अंदर हम उस सिस्टम को डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। अब डिज़ाइन करने के बाद उसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर होंगे जो कि उसी स्पेसिफिक टास्क के रेलिवेंट ही चल रहे होंगे। जब भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर सिस्टम को डेवलप करेंगे वो अपने उसी सिस्टम के रेलिवेंट प्रोसीजर जो होंगे वो वर्क कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रोसीजर उस सिस्टम से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे से ज्वाइन ना हो। हमेशा जो प्रोसीजर्स होंगे वो उस सिस्टम के अंदर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसकी हेल्प कर रहे होंगे। अब कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं उसके कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डाटा एंड लास्ट वन इज अ कम्युनिकेशन सेटअप। सबसे पहले
अगर हम लोग इनको डिफाइन करते रहें साथ में कि हार्डवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एंड यूज़र क्या होते हैं, पीपल क्या होते हैं, या फिर डाटा या फिर इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, या फिर कम्युनिकेशन सेटअप क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर्स क्या होते हैं। हम लोग पहले भी इसके बारे में रीड कर चुके हैं कि हार्डवेयर्स हमारे पास हमारे कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उस सिस्टम के अंदर जिसको हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, यूज़र हैं, डाटा या फिर इंफॉर्मेशन है, या फिर हमारे पास कम्युनिकेशन सेटअप है। इन सारी की सारी चीज़ों का जो पर्पस होगा वो हमारे उसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर होगा कि हम लोगों ने उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। अब हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो हमारे हार्डवेयर के हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहे होते हैं, जिनकी बेस पे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं वो आसानी के साथ वर्क कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास पीपल आ जाते हैं। साफ ज़ाहिर है उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूजर्स होते हैं जो कि पीपल होते हैं या फिर एंड यूज़र कहलाते हैं। वो सारे के सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डाटा या फिर इंफॉर्मेशन, अब जब भी हम किसी भी सिस्टम को लॉन्च करने लगते हैं, सबसे पहले जब भी किसी सिस्टम को लॉन्च करना होता है, किसी सिस्टम को डेवलप करना होता है, उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसीजर्स को सॉल्व करना है, समथिंग जो भी चीज़ करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाटा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो डाटा होता है। विदाउट डाटा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कोई भी चीज़ डेवलप करना चाहते हैं तो उसके रेलिवेंट हम लोग डाटे को कलेक्ट करते हैं। डाटा हमारे पास होता है तो हम लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं। इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लोग हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, लोगों को लगा देते हैं कि वो सारी की सारी चीज़ों को एज अ प्रोसीजर सॉल्व करें ताकि हम लोग अपने सिस्टम को ठीक तरीके से और एक्यूरेट तरीके से लॉन्च कर सकें। लास्ट में हमारे पास कम्युनिकेशन सेटअप आ जाता है कि हम लोगों ने इन चीज़ों को आपस में जोड़ना कैसे है। अब जोड़ने के हिसाब से हम लोग कोई नेटवर्क बना देते हैं। नेटवर्क बनाने के हिसाब से लैन आ जाता है, वैन आ जाता है, मैन आ जाता है, डिफरेंट हम लोग सेटअप्स ज्वाइन करते हैं। नेटवर्किंग के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंट लोग जो हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर या फिर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हम लोग उनको आपस में ज्वाइन करके किसी एक सिंगल टास्क के ऊपर काम करा रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास सिस्टम के कंपोनेंट्स में आ जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि हम अगर अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं, अगर हम लोग अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं, डेवलप करने के हिसाब से हम कौन कौन से स्टेप्स उसके अंदर प्रोसीड कराते हैं। अब जब भी हम लोग सिस्टम को डेवलप करेंगे तो सिस्टम डेवलपमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भी हम लोग सिस्टम को डेवलप करेंगे, फिर हम उसके अंदर उसकी टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे आया कि जो हम लोगों ने सिस्टम को डेवलप किया है क्या वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। अब एक्यूरेसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर किसी भी कंपनी के रेलिवेंट जो भी होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग SDLC को देखते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है, कि भी हम अपने सिस्टम को किन किन स्टेजेस से गुजार के एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं जिसको कोई भी कंपनी परचेज करके अपने किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। अब थोड़ा देखते हैं। SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम लोग डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करते होते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड वे टू डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम। अब साफ ज़ाहिर है भाई एक बड़ा ही ऑथेंटिक वे है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। अब जब हम लोग अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ हैं। हम लोगों ने पहले डाटा कलेक्ट किया, प्लानिंग की, टेस्टिंग की, चेक किया, उसको कंप्यूटर के ऊपर चला के देखा आया कि वो चीज़ अफोर्डेबल है या फिर नहीं। हर चीज़ के हिसाब से हम लोगों ने उसको प्रॉपर वे से डिज़ाइन किया। अब SDLC हमें ये फ़ायदा देता है कि भी हम लोग इन स्टेप्स को यूज़ करके, जो कि लाइफ साइकिल के अंदर, सिस्टम के लाइफ साइकिल के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे, हम एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेजेज। अब सबसे पहले आ जाता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है सिस्टम एनालिसिस आ जाता है। तीसरा हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन आ जाता है। चौथा हमारे पास सिस्टम कोडिंग आ जाता है। पांचवा हमारे पास टेस्टिंग आ जाता है। छठा सिस्टम
इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है और लास्ट में हमारे पास सिस्टम की मेंटेनेंस आ जाती है। अगर हम लोग जस्ट इनको थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पहला फेज़ होता है हमारे स्टेप्स का, और इसके अंदर हम अपने सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें जो इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा मिल रहा होता है वो रेलिवेंट भी हो सकता है, वो इररेलिवेंट भी हो सकता है। अब सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की भी इसीलिए जाती है कि भी हम लोग जो चीज़ हमें चाहिए हम उसके रेलिवेंट डाटे को कलेक्ट करें या फिर उसके ऊपर प्रॉपर तौर पर काम करें। अब अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो हम लोग उसके बारे में डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, और जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर से डाटे को कलेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर के अंदर किसी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई फलां जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने पहले उसका प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की। हमने देखा कि भी उस सिस्टम को हम लोगों ने ब्रीफली चेक किया, अच्छे से देखा जो है हमारे पास सिस्टम पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। फिर हम लोगों ने उसके अंदर जो अमेंडमेंट करनी है, जो चेंजिंग करनी है, जो टेस्टिंग करनी है, जो कोडिंग करनी है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो मेंटेनेंस है, वो बात की है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो आ जाती है वो हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग ऑफ सिस्टम एज फॉलोज। अब सिस्टम के अंदर हम लोगों ने किन किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना होता है, ये कुछ स्टेप्स उसने दिए हैं। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन होती है, सिस्टम स्कोप होता है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन होते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी होती है और प्रीलिमिनरी प्लान होता है। उसके बाद दूसरा फेज हमारे पास आ जाता है सिस्टम एनालिसिस। इज अ करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन द डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोगों ने उसके बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन ली है कि एक्चुअल में वो है क्या, हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिए। एनालिसिस के अंदर ये होता है कि हम उसके स्टेप बाय स्टेप फेज के अंदर, उसके मॉड्यूल्स के अंदर, उसके छोटे छोटे फेज के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और कौन सा फेज वैसे का वैसे रहना चाहिए। अब इस तरीके के सिस्टम के अंदर जो कि पहले काम कर रहा था, हम लोगों ने उसकी फुल टू डिटेल डिस्क्रिप्शन की है, अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसकी जाँच पड़ताल की है, तो वो चीज़ हमारे पास सिस्टम एनालिसिस कहलाती है। उसके बाद है द एनालिस्ट, जो कि उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा होता है। कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड एनालिसिस। पहले वो बताता है कि एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद डाटा गैदर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी है या फिर लॉन्ग के हिसाब से भी हो सकता है कि भाई हम लोग डाटे को कैसे गैदर करते होते हैं। डिफरेंट फेजेज हैं, हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। डाटा एनालिसिस आ जाता है और एनालिसिस रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन के अंदर लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ द न्यू सिस्टम इज क्रिएटेड। अब लॉजिकल और फिजिकल हम दो तरह के जो उसके मॉडल हैं वो डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है कि लॉजिकल के अंदर हम लोग उसका जस्ट स्ट्रक्चर कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी भी वे में हम लोग उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसको चेक करते हैं कि प्रॉपर तौर पे वो है क्या। हम उसको अपने कंप्यूटर के अंदर लॉन्च करके देखें कि हमारा कंप्यूटर उसके ऊपर प्रॉपर तौर पे कैसे वर्किंग कर सकता है या फिर जो भी है। लेकिन हम लोग जब लॉजिकल से फिजिकल की तरफ जाएंगे, लॉजिकल के अंदर ये होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर की फॉर्म में कोई सिस्टम डेवलप करके अपने कंप्यूटर के अंदर देखेंगे कि आया कि ये ठीक है या फिर नहीं है, ऐसे होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात फिजिकल के अंदर ये होगा हम प्रॉपर तौर पे उसको फिजिकली एग्जिस्टेंस देंगे और वो प्रॉपर हमारे कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा होगा। छोटी सी एग्जांपल के भी हम अगर कहीं जाते हैं, कोई प्लाजा वगैरह बन रहा होता है तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, भी बताया जाता है कि भाई यहाँ मस्जिद होगी, यहाँ प्ले ग्राउंड होगा, फिलहाल हम हर चीज़ के हिसाब से वो डिफाइन कर देते हैं। अब वो उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब उसको बना दिया जाता है, एक पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, तब वो जो चीज़ होती है वो हमारे पास फिजिकल डिज़ाइन होता है उसका, कि भी फिजिकली वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। अब नेक्स्ट फेज हमारे पास आ जाता है इसका कोडिंग। साफ ज़रा हम लोग अगर कंप्यूटर के अंदर उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारा कंप्यूटर तो विदाउट कोडिंग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास विदाउट कोडिंग कभी भी जनरेट नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर्स के हिसाब से उसकी कोडिंग को डेवलप करेंगे। उसके लिए कोई स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग कोई IDE को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अपने सिस्टम को लॉन्च करने के लिए जो हम लोगों ने एनालिसिस या फिर उसका जो डिज़ाइन बना रखा है उसके हिसाब से हम लोग कोडिंग करेंगे। कोडिंग के बाद नेक्स्ट फेज आ जाता है बच्चे हमारे पास टेस्टिंग का। अब कोडिंग जब हो जाती है, अब उस चीज़ को हम लोगों ने चेक करना है कि कोडिंग के बाद हम लोगों ने देखना है कि टेस्टिंग फेज के अंदर हमारा डाटा जो हम लोगों ने इंटर किया है कोडिंग के अंदर, लैंग्वेज के अंदर,
आया कि वो ठीक भी है या फिर नहीं है। क्यों? अगर हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी कोडिंग करते होते हैं किसी भी लैंग्वेज के रेलिवेंट, तो उसको कंपाइल किया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज जिनके अंदर हम लोग अपना कोड जो है वो जनरेट कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज है, सी है, C++ है, कोई भी लैंग्वेज हम लोग यूज़ करके उसके अंदर कोडिंग को जनरेट करते हैं। अब कोडिंग जनरेट हो गई है, कोडिंग जनरेट करने के बाद हम लोग उसको चेक करते हैं कि आया कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग और डीबगिंग दो अलग फेज होते हैं। टेस्टिंग के अंदर सिर्फ उस चीज़ को चेक किया जाता है कि कौन सा प्रॉब्लम हमारी कोडिंग के अंदर अकर हो रहा है। दो स्टेप, दो डेफिनेशन, एक टेस्टिंग की है और एक डीबगिंग की है। टेस्टिंग के अंदर सिर्फ अपनी कोडिंग के अंदर से टेस्ट किया जाता है कि आया कि कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। लेकिन जो डीबगिंग होता है उसमें ये होता है कि पहले हम लोगों ने उसको चेक किया कि आया कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। जब प्रॉब्लम का हमें पता चल जाता है, टेस्टिंग वाला फेज कंप्लीट हो जाता है, तो डीबगिंग में टेस्टिंग भी होता है और उस टेस्टिंग के बाद अगर कोई एरर होता है, कोई बग होता है, तो उसको रिमूव भी किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रॉपर यही काम कर रहे होते हैं कि जब हम लोग अपने सिस्टम को या फिर किसी स्पेसिफिक फाइल को या फिर फोल्डर को स्कैन करते होते हैं, तो हमारा कंप्यूटर का जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है पहले वो वायरसेस को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद उनको रिमूव कर देता है। अब कोडिंग के बाद टेस्टिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भी अगर हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि वो चीज़ हम लोग आगे अप्लाई कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते। नेक्स्ट फेज हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जब हमारे पास एरर फ्री कोड आ जाएगा, जब हमारे पास कोई कोड आएगा जिसके अंदर किसी तरह का कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर नहीं है तो हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने बनाई है, अगर उसके अंदर किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग उसको बाकायदा तौर पे आगे यूज़ कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर की कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग कर लेते हैं, तो टेस्टिंग में अगर किसी तरह का कोई इश्यू नहीं होता है, एरर फ्री होता है, तो हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू कर देना, उस चीज़ को अप्लाई कर देना कि भाई जो सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है उसको हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर जाके लॉन्च कर दें, अपने उस कंपनी के अंदर जाके लॉन्च कर दें, अपने उस फेज के अंदर जाके उसको अप्लाई कर दें। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने बनाया, बनाने के बाद उसको चेक किया, चेक करने के बाद हम लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया कि अब ये बाकायदा तौर पे यूज़ हो सकता है। अब इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की है, डायरेक्ट होती है, पैरेलल होती है, फेज होती है, फिर पायलट होती है। अब लास्ट में हमारे पास फेज आ जाता है मेंटेनेंस। क्या होती है? हम कोई भी सॉफ्टवेयर है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर अपने मोबाइल्स के ऊपर, एंड्रॉयड बेस है या फिर विंडो बेस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद वो प्रॉपर तौर पे ठीक तरीके से चला, हम लोगों ने इसको यूज़ भी किया। लेकिन जैसे हम लोगों ने इसको बंद किया, बंद करने के बाद जब दोबारा खोला तो वो खुला ही नहीं। इम्प्लीमेंट तो हो गया, आपके मोबाइल कंप्यूटर के अंदर, डिवाइस के अंदर स्पेसिफिक वो एंड्रॉयड बेस है फिर विंडो बेस है, चली हर हाल में चली, लेकिन आपको रिजल्ट में मिला। लेकिन जब आप लोगों ने उसको एक दफ़ा क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद आप उसे दोबारा से ओपन नहीं कर पाए किसी भी तरीके से, वो चीज़ आपके पास क्या करेगी? भाई हम लोगों ने इंप्लीमेंट तो कर दिया, वो मेंटेन भी तो होना चाहिए, हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉपर तौर पे काम करना चाहिए। अगर हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉपर तौर पे काम नहीं करता तो इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी दिखाई है, जिसकी बेस पे हमारा जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अब मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास करेक्शन द प्रॉब्लम इन द सिस्टम। अब मेंटेनेंस के अंदर अगर कोई इश्यू आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि वहाँ हमें अकर हो रहा है, जिसको हम लोगों ने फेस किया है। दूसरी चीज़, अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट। अच्छा, हमारा जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे विंडोज़ के अंदर या फिर एंड्रॉयड बेस के अंदर, वो अपडेट होते हैं। अपडेट में अगर कोई सर्वर टाइप जो कि उनका मेन हेड होता है, अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं, तो अपडेट करने से वो चेंजिंग उनके ऊपर अप्लाई हो जाती है। अपडेट करने से मतलब आप यूँ समझ लें कि हमारे उस सॉफ्टवेयर की लाइफ बढ़ जाती है। अपडेट करने से हमारे उस सॉफ्टवेयर की लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर उस सॉफ्टवेयर के रिलेवेंट कोई भी न्यू फीचर अगर उस सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन अप्लाई हो गए हैं फीचर्स न्यू, तो वो भी ऑटोमेटिक क्या कर हो जाते हैं, वो खुद ब खुद डिडक्ट हो जाते हैं। तो हमारा सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा होता है। इंप्रूविंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम ETC, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये चीज़ें देखते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों ने बेटा याद रखनी है कि पहला फेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा सिस्टम एनालिसिस, तीसरा हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन होता है, चौथा हमारे पास सिस्टम की कोडिंग है, पांचवा टेस्टिंग है, छठा हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है और मेंटेनेंस है लास्ट में।
अब किसी जगह के ऊपर जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे हम लोग एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं तो फेजेस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सबका मेथड सेम होगा, सबका पर्पस सेम होगा कि हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक सिस्टम के लिए हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसीजर को डिफरेंट कंपोनेंट के साथ ज्वाइन कर देना है। अब जब हम लोग नेट के ऊपर सर्च करते हैं तो प्लानिंग है, भी एनालिसिस है, प्लानिंग है, एनालिसिस है, उसके बाद कोडिंग है, फिर टेस्टिंग है और आखिर में हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया। किसी जगह पे 6 फेज़ हैं, किसी जगह पे 4 हैं, किसी जगह पे 5 हैं, तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के एलिमेंट आपके पास यही हैं जो आप लोगों ने इनको याद करना है। देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, हम लोग सिस्टम एनालिसिस के अंदर आ गए, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो हम वो वापस किसकी तरफ मूव करेंगे? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। हम दोबारा से उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भी एग्जिस्टिंग सिस्टम को जब हम लोगों ने चेक किया है तो हाउ टू इम्प्रूव है या फिर हाउ टू वर्क है, जब हम लोगों ने चेक किया तो हमें ठीक तरीके से पता नहीं चला, हम दोबारा से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन में कोई एरर आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, हम लोग उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग वापस सिस्टम एनालिसिस के अंदर जाएंगे। मतलब कि अगर नेक्स्ट कमिंग फेज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उससे प्रीवियसली स्टेप के अंदर जाके चेक करेंगे कि वहाँ किस तरह का कौन सी ऐसी बात है जिसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, फिर कौन सा हम लोगों ने फंक्शन वहाँ छोड़ दिया जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना था। तो लास्ट में अगर हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा सिस्टम क्या होता है? मेंटेनेंस की तरफ मूव करता है, जैसे जैसे हम लोग उसको अपडेट करते रहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास बेसिकली थे स्टेप्स। अब इन स्टेप्स को प्रॉपर तौर पे आगे डिफाइन भी किया गया है। उसकी जो डेफिनेशन है कि भी हम लोग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करते हैं, एनालिसिस कैसे कैसे होते हैं, डिज़ाइन कैसे होते हैं, कोडिंग कैसे होते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम लोग इनको कैसे डेवलप करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि भी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं या फिर डिफरेंट टास्क अप्लाई करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसी तरह हम लोगों ने हर एक स्टेप्स को देखने हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।